पिछले कुछ वीडियोस में हमने मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में जाना और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को समझा। यहां इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे और फिर इम्प्लांटेशन के बारे में जानेंगे। देखो, अगर फर्टिलाइजेशन को बहुत ही सिंपली डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है उसमें एक स्पर्म किसी एक ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी यही डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इस डेफिनेशन को और एक्यूरेट बनाना चाहें तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज अ कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर प्रोसेसेस। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कोई एक इवेंट नहीं है, वो बहुत सारे इवेंट्स का, बहुत सारे प्रोसेसेस का एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस है जो कि शुरू होता है कब, जबकि कोई oocyte और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक सीक्वेंस है कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस का, जो प्रोसेसेस के शुरू होते हैं तब जबकि कोई oocyte यानी कि सेकेंडरी एग सेल जो है वो किसी स्पर्म सेल के साथ कांटेक्ट में आता है। और ये सारे प्रोसेसेस खत्म कब होते हैं, एंड एंड्स विद द इंटरमिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। मतलब कहने का क्या है कि फर्टिलाइजेशन के सारे प्रोसेसेस शुरू तब हो जाते हैं जबकि स्पर्म और oocyte एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और खत्म कब होता है ये प्रोसेस, जबकि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम इंटरमिंगल कर जाते हैं। ये कब इंटरमिंगल करते हैं, तो जब जाइगोट फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में जा रहा होता है। ये सब तो हम आगे जानेंगे डिटेल में। ये डेफिनेशन अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे हम पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे वैसे वैसे ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। देखो, जब स्पर्म सेल्स डिपोजिट हो जाते हैं वेजाइना में, यानी कि जब इजैकुलेशन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, तो सीमेन कहां चला गया, वेजाइना। और एक बार के इजैकुलेशन में जितना सीमेन डिपोजिट होता है उसमें ऑलमोस्ट 200 से 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब ये सारे स्पर्म्स आगे बढ़ेंगे कहां, यूट्रस की तरफ। वेजाइना से कहां जाएंगे, यूट्रस की तरफ। वेजाइना का जो पीएच है ना वो एसिडिक होता है। अब एसिडिक पीएच में स्पर्म बहुत ज्यादा एक्टिव होते नहीं है, लेकिन जैसे ही स्पर्म्स यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं तो वहां वो काफी एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिल जाता है। और अब ये स्पर्म सेल्स मूव करने लग जाएंगे कहां, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस वाला हिस्सा है, तो स्पर्म सेल्स जो है वो मूव करेंगे किधर, फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ। मान लो किसी एक फैलोपियन ट्यूब में यहां पर क्या रखा हुआ है, ओवम रखा हुआ है। स्पर्म्स को ये पता तो नहीं होगा कि कहां पर ओवम है, और ना ही यहां पर कोई ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है कि भाई इधर ओवम है, इधर ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इधर ओवम नहीं है तो यहां पर रेड लाइट जल जाएगी, इधर नहीं जाना है। ऐसा तो होगा नहीं। तो स्पर्म्स रैंडमली जाएंगे, कुछ स्पर्म्स इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म्स इधर जाएंगे। और चलते चलते ये स्पर्म्स अब थोड़ा सा थक जाते हैं और यहां पहुंचकर, यानी कि ये वाला जो फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस के पास का जंक्शन वाला हिस्सा है, यहां पहुंचकर ये थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जिस तरफ ओवम है, यहां पर ओवम के पास से कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स निकलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि स्पर्म सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और अब यहां पहुंचे हुए जो स्पर्म्स होंगे वो काफी तेजी से आगे बढ़ने लग जाएंगे, किसकी तरफ, ओवम की तरफ। देखो, यहां एक और इंपॉर्टेंट काम होगा। क्या होगा, स्पर्म सेल्स जो आए हैं ना वो एक्टिव तो हैं, वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं है। वो स्पर्म्स अभी भी फर्टिलाइज नहीं कर सकते ओवम को। तो उन्हें फर्टिलाइज करने के कैपेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कैपेसिटेशन। क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन। तो स्पर्म्स को पहले क्या करना होगा, यहां पर कैपेसिटेट करना होगा, इनका कैपेसिटेशन होगा। अब जब इनका कैपेसिटेशन हो जाएगा, देखो ये कैसे होगा, इसमें स्पर्म्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं इस पूरे प्रोसेस का। तो क्या होगा भाई, स्पर्म्स का कैपेसिटेशन होगा, और जब स्पर्म्स का कैपेसिटेशन हो गया वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, आगे बढ़ने के बाद कुछ स्पर्म्स जो पहुंच पाते हैं कहां, ओवम तक। मैंने आपको बताया था कि एक बार इंसेमिनेशन में ऑलमोस्ट कितने सारे स्पर्म्स डिपोजिट हुए थे, 200 से 500 मिलियन। और उनमें से सिर्फ 200-300 स्पर्म्स ही पहुंच पाते हैं ओवम के पास, बाकी सारे स्पर्म्स रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं।
तो ये जो कुछ स्पर्म्स यहां पहुंचे हैं, उनमें से कुछ स्पर्म आगे बढ़ेंगे और ओवम के अराउंड जो ग्रैनुलोजा सेल्स हैं उनको पार करेंगे। ग्रैनुलोजा सेल्स, मान लो कि ये मैं बना रहा हूं, ये ग्रैनुलोजा सेल्स हैं और यहां पर ये ओवम है। ग्रैनुलोजा सेल्स को जो होल्ड किए हुए रखता है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड वाला कुछ सब्सटेंस होता है। तो इसे पार करने में हाइड्रोनिडेज एंजाइम, जो कि एक्रोसोम में होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुछ स्पर्म्स इन सेल्स को पार करके कहां आ गए भाई? जोना पेलुसिडा लेयर के साथ टच हो रहे हैं। जब जोना पेलुसिडा लेयर के साथ स्पर्म्स टच होते हैं तो वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसे कि एक्रोसोम रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम रिएक्शन। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? कैपेसिटेशन हुआ और उसके बाद कुछ स्पर्म्स जो कि ग्रैनुलोजा सेल्स को पार करके जोना पेलुसिडा लेयर में टच हुए, उनका एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। अब ये एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होगा वो तो हम आगे जानेंगे। फिर एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद उनमें से कोई एक एग सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और अपने कंटेंट्स को सेल के अंदर रिलीज कर देता है। क्या हुआ भाई? कुछ स्पर्म्स जो कि जोना पेलुसिडा पर टच हुए थे वो वहां पर अटैच हुए और उनका एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ आगे जानेंगे। और इनमें से कोई एक स्पर्म जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो जोना पेलुसिडा को भेद कर, या हो सकता है एक से ज्यादा स्पर्म भी जोना पेलुसिडा को भेद पाया हो, लेकिन कोई एक ही एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। तो वो एक स्पर्म जबकि एग सेल के साथ फ्यूज किया और अपने कंटेंट्स को एग सेल के अंदर एम्प्टी कर दिया, एग सेल के अंदर रिलीज कर दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो फटाफट से ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये जो मियोसिस सेकंड में अटका हुआ था, वो अपने मियोसिस सेकंड को पूरा करेगा। ये मियोसिस सेकंड में क्यों अटका हुआ था वो आपको पता है, मैंने आपको oogenesis के प्रोसेस में बताया हुआ है। यदि अभी याद नहीं आ रहा तो oogenesis को जाकर पहले समझो। तो हाँ भाई, क्या होगा? जैसे ही स्पर्म सेल फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और अपने कंटेंट्स को डालेगा इसके अंदर, तो सबसे पहले बहुत जल्दी में ये सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेगा। और अब ये जो ओसाइट है इसे डेफिनेटिव ओसाइट या फिर डेफिनेटिव ओवम कहेंगे। और इसके जस्ट बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। क्या होगा कि मान लो ये ओवम है और स्पर्म सेल यहां है। एक स्पर्म सेल तो फ्यूज कर गया भाई और वो अपने कंटेंट्स को डाल दिया, लेकिन कुछ और स्पर्म सेल्स तो होंगे जो कि इसमें आने का प्रयास कर रहे होंगे। और अगर एक से ज्यादा स्पर्म सेल्स यहां आ गए एग सेल के अंदर, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन होता है जिसे कि कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन। और कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से क्या एंश्योर होता है कि पॉलीस्पर्मी ना हो। पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। यानी कि एक स्पर्म अंदर आ गया तो सारे दरवाजे बंद, अब कोई अंदर नहीं आएगा, बाकी जो भी है वो बाहर ही रुका हुआ रहेगा। कॉर्टिकल रिएक्शन जब हो गया, मतलब क्या हुआ, एक बार समराइज कर दूं। सबसे पहले क्या हुआ? कैपेसिटेशन हुआ, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ। अब कोई एक स्पर्म सेल अपने कंटेंट्स को डाल दिया एग सेल के अंदर, तो जल्दी से वो सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकंड को पूरा करता है और डेफिनेटिव ओवम बन जाता है। और साथ साथ एक और काम क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, यानी कि अब कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या हुआ है भाई? एग सेल के अंदर तो अभी दो न्यूक्ली होंगे, एक तो एग सेल का अपना न्यूक्ली और दूसरा इस स्पर्म सेल का न्यूक्ली। तो अब इन दोनों न्यूक्ली को हम प्रो न्यूक्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रो न्यूक्ली कहेंगे। अब ये दोनों प्रो न्यूक्ली फ्यूज नहीं कर जाते हैं तुरंत। जैसा कि आपने बचपन से अब तक जाना है, आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में ये जाना होगा क्लास 10th में कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करते हैं और दोनों के न्यूक्ली आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ना ह्यूमन बींग्स में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है? ये दोनों प्रो न्यूक्ली अपना अपना इन्वेलप लूज कर देते हैं, इनका इन्वेलप खत्म हो जाता है और फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन के मेटाफेज के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? अभी तो ये सेल पूरी तरह से बना नहीं, जाइगोट बना नहीं है पूरी तरह से, और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की शुरुआत हो गई। हाँ भाई, देखो जो पहला डिवीजन होगा ना जाइगोट बनने के बाद, अब तो आपको पता है कि जाइगोट को डिवाइड करना है, 2 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। तो यहां पर ये दोनों प्रो न्यूक्ली अपने अपने क्रोमोसोम्स को डायरेक्टली फ्यूज नहीं करते, बल्कि यहां सबसे पहले इस कंप्लीट सेल का डिवीजन होगा। और जैसे ही डिवीजन होगा ना,
तो ये दोनों जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं यानी कि पैटर्नल और मैटरनल, ये दोनों इक्वल अमाउंट में चले जाएंगे दोनों सेल्स के अंदर। और सबसे पहले इंटरमिंजलिंग जो होगी मैटरनल और पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल्स की, वो इसी फर्स्ट डिवीजन के दौरान होगी। तो ये सब जो कि अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो ये सारा कुछ बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। घबराना नहीं है, बस अंत तक 100% अटेंशन के साथ मेरी बातों को सुनना है। चलिए देखते हैं। देखो, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उन्हें एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लें। सबसे पहले क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा, यानी कि वेजाइना में सीमेंट डिपॉजिट होगा। फिर स्पर्म सेल्स जो आगे बढ़ेंगे उनका कैपेसिटेशन होगा, और कैपेसिटेशन के बाद कुछ स्पर्म्स जो कि जाकर जोना पेलुसिडा में टच होंगे, उनके साथ क्या होगा? एक्रोसोम रिएक्शन होगा। एक्रोसोम रिएक्शन देखो आप यहां पर, एक्रोसोम रिएक्शन आपको यहां पर दिख रहा है। कहां पर भाई? स्पर्म बाइंड किया जोना पेलुसिडा के साथ और एक्रोसोम रिएक्शन हो रहा है। एक्रोसोम रिएक्शन कहने का मतलब जो स्पर्म का कंटेंट है वो यहां से रिलीज होना शुरू होगा। कुछ और चीजें भी होंगी यहां, वो हम आगे जानेंगे डिटेल में। एक्रोसोम रिएक्शन के बाद क्या होता है? स्पर्म अपने मटेरियल को अंदर रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा भाई? ये फ्यूज करेगा एग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और मटेरियल्स को एम्प्टी कर देगा सेल के अंदर में। देखो, एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो मैमेलियन स्पर्म सेल्स होते हैं, खास करके अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो इनका स्पर्म डायरेक्टली एकदम टिप पर जाकर के फ्यूज नहीं करता है। कहने का मतलब कोई स्पर्म सेल यहां पर ऐसे फ्यूज नहीं करेगा कि इसका टिप यहां है और फ्यूज कर जाए, नहीं। ये देखो, ये साइड से फ्यूज कर रहा है। इसका जो साइड वाला हिस्सा होता है ये फ्यूज कर रहा होता है, जबकि दूसरे ज्यादातर स्पीसीज में ये टिप पर फ्यूज करता है। इसलिए ध्यान रखना इस डायग्राम के बारे में, यहां पर एक खासियत है इसकी कि ये टिप पर फ्यूज नहीं करता है, ये साइड से फ्यूज करता है। बिकॉज यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन स्पर्म की बात कर रहे हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या हुआ? एंट्री हुई, यानी कि स्पर्म सेल जो है, कोई एक स्पर्म अपने कंटेंट को रिलीज कर दिया एग सेल के अंदर। अब जैसे ही इस स्पर्म का कंटेंट रिलीज हुआ एग सेल के अंदर, तो फटाफट से ये सेकेंडरी ओसाइट अपने मियोसिस सेकेंड को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। मियोसिस सेकेंड को ये पूरा किया और साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ। क्या हुआ? कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है भाई? शॉर्ट में यहां समझते हैं। देखो, कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं एग सेल के अंदर, कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम बहुत ही धमाल मचाने वाले होते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे ही स्पर्म सेल अपने कंटेंट्स को रिलीज किया इस एग सेल के अंदर और मियोसिस सेकंड शुरू हुआ, देखो यहां एक्चुअली होता क्या है? स्पर्म सेल का न्यूक्लियस तो अंदर आया ही आया है, और भी कुछ सब्सटेंसेस को ये छोड़ा है। उन्हीं सब्सटेंसेस में कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स इस एग सेल के अंदर आकर के यहां पर कैल्शियम आयन के रिलीज को ट्रिगर करते हैं। कैल्शियम आयन के रिलीज को ट्रिगर करते हैं कहां से? इस एग सेल के अंदर ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है ना, उनके अंदर कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा स्टोर्ड रहते हैं। तो स्पर्म से आया हुआ एक खास प्रोटीन इस एग सेल के अंदर आकर के यहां से कैल्शियम आयंस के रिलीज को ट्रिगर करता है। और ये कैल्शियम आयंस ही हैं जो कि पहले मियोसिस सेकेंड के कंप्लीशन को ट्रिगर करेंगे, और उसके बाद इन्हीं कैल्शियम आयंस की वजह से क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन ट्रिगर होगा। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा? ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं जिनके अंदर कुछ खुराफाती एंजाइम्स भरे हुए हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आगे बढ़ेंगे पेरिफेरी की तरफ और एग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज जैसे ही करेंगे, यहां पर क्या होगा? ये फ्यूज करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपने कंटेंट्स को बाहर रिलीज कर देंगे। मान लो कि कोई एक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल यहां पहुंच गया, कोई एक यहां पहुंच गया। अब क्या होगा भाई? एक्सोसाइटोसिस होगा, और इनके जो मटेरियल्स थे, इनके अंदर जो एंजाइम्स थे, वो रिलीज हो जाएंगे यहां पेरीवाइटलाइन स्पेस में। देखो, ये जो स्पेस होता है ना एग सेल का मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच, यानी कि वाइचेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच, इसे पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के एंजाइम रिलीज हो गए कहां? पेरीवाइटलाइन स्पेस में। और ये एंजाइम्स जैसे ही जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये जोना पेलुसिडा की स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव कर देते हैं, कि जो बाकी के स्पर्म सेल्स अब कोशिश कर रहे होंगे जोना पेलुसिडा को भेदने का, वो नहीं भेद पाएंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लिटरली कहें तो जोना पेलुसिडा का लेयर हार्डन हो गया है। ये एक्चुअली कोई सख्त नहीं हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इसके केमिकल कंपोजिशन में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि अब कोई स्पर्म सेल इसे भेद नहीं सकता है।
क्या होता है भैया, आगे डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको अब तक की सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही है। चलो फिर से रिकैप कर दूं। कैपेसिटेशन होगा, फिर जो स्पर्म सेल्स आकर यहां जोना पेलुसिडा में टच होंगे उनका एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, फिर कोई एक स्पर्म अपने कंटेंट्स को रिलीज करेगा अंदर। जैसे ही वो कंटेंट्स अंदर आए, उन्हीं कंटेंट्स में एक खास प्रोटीन होगा जो कि एग सेल के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना शुरू करेगा। जैसे ही कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस एग सेल के अंदर, फटाफट से मियोसिस सेकेंड का कंप्लीशन जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा और कॉर्टिकल रिएक्शन भी ट्रिगर होगा। और कॉर्टिकल रिएक्शन के साथ ही जोना पेलुसिडा जो है वो इम्परमिएबल हो जाएगा किसी भी दूसरे स्पर्म के लिए। अब आगे क्या होना है? अब आगे जो होना है वो समझो। देखो यहां पर एक न्यूक्लियस आया हुआ है किसका? स्पर्म सेल का, जिसे कि हम स्पर्म प्रोन्यूक्लियस या मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरा न्यूक्लियस किसका होगा? यहां पर एग सेल का होगा। भाई समझ रहे मेरी बात को? ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो यहां आ गया है और दूसरा न्यूक्लियस किसका होगा? एग सेल का। इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। चलो मैं एक क्रोमोसोम को ही ले लेता हूं। ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है। अब यही दोनों क्रोमोसोम्स आकर यहां पर मिलेंगे जिससे कि नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ये सब कैसे होता है? चलो आगे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो पहले तो हम कैपेसिटेशन से लेकर के कॉर्टिकल रिएक्शन तक की प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। अब तक मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। तो कैपेसिटेशन से कॉर्टिकल रिएक्शन को जब हम जान चुके होंगे, उसके बाद इस वाले स्टेप को जानेंगे कि आखिर कैसे ये जेनेटिक मटेरियल्स इंटरमिंजन होते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां हम कैपेसिटेशन को समझेंगे। कैपेसिटेशन के बाद हम बात करेंगे एक्रोसोम रिएक्शन की, और एक्रोसोम रिएक्शन के बाद यानी कि स्पर्म सेल जब अपने कंटेंट्स को डाल चुका एग सेल के अंदर, तो सबसे पहले यह एंश्योर करना होगा कि पॉलीस्पर्मी ना हो जाए। तो पॉलीस्पर्मी को कैसे ब्लॉक करते हैं वो यहां पर हम इसके बाद जानेंगे। पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के दो स्टेप्स होते हैं। एक प्राइमरी स्टेप जो कि एकदम तुरंत से होता है, जिसे कि फास्ट ब्लॉक भी कहते हैं, और दूसरा जो कि सेकेंडरी ब्लॉक है, जिसे कि स्लो ब्लॉक भी कहते हैं। देखो जो प्राइमरी ब्लॉक है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ज्यादा स्टडीड नहीं हुआ है। इसे सी अर्चिन वगैरह में, जो कि एकाइनोडर्म होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है। ह्यूमन बीइंग्स में ये कैसे होता है फास्ट ब्लॉक, ये बहुत ज्यादा पता नहीं है, इसलिए हमारे काम का भी नहीं। यहां पर हम बहुत डिटेल में जानेंगे सेकेंडरी ब्लॉक के कॉर्टिकल रिएक्शन को। ये भी कोई बहुत स्लो नहीं होता है, कुछ सेकेंड्स के अंदर ही हो जाता है। तो यहां हम कॉर्टिकल रिएक्शन को जानेंगे। तो सबसे पहले किस चीज को जानेंगे? कैपेसिटेशन की बात करते हैं। चलो देखते हैं कैपेसिटेशन क्या है। मैं तो बता चुका हूं आपको कि स्पर्म सेल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देना है, इसे एकदम एक्टिव बना देना है और फर्टिलाइज करने के कैपेबल बना देना है। ये कहां होता है भाई? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। होता तो मान लो यूट्रस में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेनली जो होगा ये कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। कैसे होता है उस चीज को समझते हैं। देखो कैपेसिटेशन के लिए कुछ चीजें बहुत ही जरूरी होती है। बाइकार्बोनेट आयंस या फिर आप कह लो इनके अलावा कैल्शियम आयंस भी काफी एसेंशियल होते हैं। तो इन चीजों की मदद से स्पर्म जो होता है वो कैपेसिटेटेड होता है। कैसे होता है? देखो जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये स्पर्म सेल के अंदर आएंगे और अंदर आकर वहां एक एंजाइम को एक्टिव कर देंगे, जिस एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज। और इस एंजाइम की मदद से एक सब्सटेंस बनेगा जो कि है साइक्लिक एएमपी। मैंने यहां पर बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स को हटा दिया है चीजों को आपके लिए सिंपल रखने के लिए। ऐसा मत समझना कि बाइकार्बोनेट आयन आया डायरेक्टली ये स्टार्ट कर दिया, किसे? एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया एकदम से और तुरंत सीएमपी बन गया। नहीं भाई, बहुत सारी चीजें बीच में भी बनती है। आप एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हो इस सारे मैकेनिज्म का। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि बाइकार्बोनेट आयंस काफी एसेंशियल होते हैं। ये आएंगे स्पर्म सेल्स के अंदर और यहां पर आकर के एक एंजाइम की मदद से साइक्लिक एएमपी को बनाएंगे। और ये साइक्लिक एएमपी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए। देखो यहां पर एक और काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, वो है कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन स्पर्म सेल के अंदर जाकर उसके मूवमेंट को और तगड़ा बना देता है। तो ये कैल्शियम आयन कैसे जाएगा स्पर्म सेल के अंदर, उसे समझते हैं। इस कैटायन को यानी कि कैल्शियम आयन को स्पर्म सेल के अंदर ले जाने के लिए कुछ खास चैनल प्रोटीन्स यानी कि टनल प्रोटीन्स होते हैं स्पर्म सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जिन टनल प्रोटीन्स को हम कैट स्पर कहते हैं। कैट स्पर का मतलब, कैट का मतलब कैटायन और स्पर का मतलब स्पर्म, यानी कि कैटायन को ले जाने वाले चैनल प्रोटीन्स जो कि स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, उन्हें हम कैट स्पर कहते हैं।
ये कैटस्पर हेल्प करेंगे बाहर से कैल्शियम आयन को ले जाने में। कहां पर? स्पर्म सेल के अंदर। ये कैटस्पर भी पहले से एक्टिव नहीं रहते, प्रोजेस्टेरॉन इन्हें एक्टिव करता है। यहां पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहां से आएगा प्रोजेस्टेरॉन? तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जो कि ओसाइट को सराउंड किए हुए होते हैं, वो ग्रैनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन के साथ साथ थोड़ा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को भी बनाते हैं। तो यहां पर प्रोजेस्टेरॉन मौजूद होता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये इनडायरेक्टली एक्टिव कर देता है किसको? कैटस्पर को। मैं इनडायरेक्टली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहले किसी और प्रोटीन को एक्टिव करता है और वो एक्टिव करता है किसे? कैटस्पर को। तो यहां आप ऐसा समझो कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इनडायरेक्टली एक्टिव करेगा किसे? कैटस्पर को। अब जब कैटस्पर एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा? बाहर से कैल्शियम आयंस को काफी तेजी से कहां पहुंचाने लग जाएगा? स्पर्म सेल के अंदर। और ये जो कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम आयंस जो काफी ज्यादा आएंगे स्पर्म सेल के अंदर, तो इनकी वजह से कुछ इवेंट्स ट्रिगर होंगे और उनसे क्या होगा? जो स्पर्म का टेल मूव कर रहा था पहले अनड्यूलेटिंग मूवमेंट में, ये स्लोली स्लोली मूव कर रहा था, वो काफी तगड़े तरीके से व्हिप्लैश मूवमेंट दिखाने लग जाएगा। ये मूवमेंट काफी तगड़ा होगा और ये स्पर्म सेल को और तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या था भाई? कैपेसिटेशन का। लेकिन कैपेसिटेशन में सिर्फ इतना सा नहीं होता है, जो इसका मेन इवेंट है वो तो बाकी ही है। क्या होता है भाई? कोई स्पर्म सेल जो है, मान लो कि ये स्पर्म सेल है, इसका जो हेड है, हेड के अंदर क्या होगा भाई? यहां पर एक एक्रोसोम होगा जिसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होंगे, आपको तो पता है। तो इसके हेड के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस जमा रहते हैं पहले से। ये जो आ रहा होता है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो काफी सारी चीजों के साथ ही आता है। यहां पर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? तो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कुछ सेमाइनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेमाइनल प्लाज्मा के साथ आए हुए होते हैं। तो इन्हें रिमूव कर दिया जाता है स्पर्म के हेड पर से, यानी कि एक तरह से वॉशिंग हो जाती है स्पर्म के हेड की। जब वॉशिंग हो गई स्पर्म हेड की तो क्या होगा भाई? ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। और जब ये क्लीन हो गया स्पर्म का हेड, तो कहने का मतलब इसके ऊपर, स्पर्म के हेड के ऊपर जो कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते थे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे जो कि इन्हें हेल्प करेंगे जोना पेलुसिडा से अटैच होने में, वो तो एक्सपोज होंगे ही, और साथ साथ एक्रोसोम से एंजाइम्स को बाहर आने में भी अब क्या होगी? मदद मिलेगी। तो इस तरह से स्पर्म जो है वो पूरी तरह से लायक बन चुका है, पूरी तरह से कैपेबल हो चुका है क्या करने के? एग सेल को फर्टिलाइज करने के। अब ऐसे स्पर्म्स यानी कि कैपेसिटेटेड स्पर्म्स कहां जाएंगे? जोना पेलुसिडा तक पहुंचेंगे। सारे के सारे कैपेसिटेटेड स्पर्म्स जोना पेलुसिडा तक पहुंच जाएं ऐसा नहीं होता है। कुछ कैपेसिटेटेड स्पर्म्स ही यहां तक पहुंच पाते हैं। तो यहां पहुंचने के बाद अब क्या होता है भाई? एक्रोसोम रिएक्शन होता है। और एक्रोसोम रिएक्शन को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि जोना पेलुसिडा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए उसे पहले समझ लेते हैं, फिर आपके दिमाग में ये क्लियरली आएगा कि एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है और कैसे होता है। तो देखो, ये कोई एग सेल है और इसके ऊपर ये क्या है भाई? जोना पेलुसिडा का लेयर है। जोना पेलुसिडा के बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर होगा जिससे कि हम यहां नहीं बनाएंगे, हमारे काम का भी वो नहीं है। ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर है ये कुछ खास प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जैसे कि ZP1, ZP2 और ZP3। तो ये ZP1, ZP2 और ZP3 क्या है? इस जोना पेलुसिडा को बनाने वाले प्रोटीन्स हैं। जो ZP2 और ZP3 हैं वो कुछ लॉन्ग फिलामेंट्स की तरह होते हैं। ये लॉन्ग फिलामेंट्स की तरह के प्रोटीन्स होते हैं। और जो ZP1 होता है वो एक क्रॉस लिंकर होता है, वो लिंकिंग का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से जोना पेलुसिडा बनता है। अब इन प्रोटीन्स में से जो ZP3 है वो काफी काम का है। ये ZP3 प्रोटीन क्या काम करता है? ये स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग का मतलब आपको तो पता है कि जो ह्यूमन ओवम है उसे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। अगर कोई डॉग का ओवम होगा तो उसे सिर्फ डॉग का स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाएगा। तो ये जो पहचान होती है कि जो स्पर्म आया है वो हमारी ही स्पीसीज का है, ये पहचान करवाने में कौन हेल्प करता है? ZP3 प्रोटीन हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अपनी स्पीसीज का स्पर्म है वो बाइंड कर पाता है किसके साथ? जोना पेलुसिडा लेयर के साथ। और भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि इंटीग्रिन, डिसइंटीग्रिन और बहुत सारी चीजें यहां होती हैं जो कि स्पर्म के बाइंडिंग में हेल्प करेगी। लेकिन ZP3 प्रोटीन स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बाइंडिंग में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ
ये स्पीसीज स्पेसिफिक भी होता है, यानी कि ये सिर्फ अपने स्पेसिफिक के स्पर्म को ही आने देता है। देखो अब क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म का, वो एक्रोसोम के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने लगता है। कहने का मतलब, मान लो ये स्पर्म का हेड है और इसके अंदर ये क्या है भाई, एक्रोसोम है। तो क्या होगा भाई, स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्रोसोम के मेम्ब्रेन के साथ कुछ जगहों पर फ्यूज करने लग जाता है, और जब ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होंगे तो उन जगहों पर एपर्चर्स बन जाएंगे, कुछ छेद बन जाएंगे। इन एपर्चर्स से क्या बाहर आएगा भाई, एक्रोसोम में जो एंजाइम्स थे वो एंजाइम्स बाहर आने लगे। और आपको पता है एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं। तो इन एंजाइम्स की मदद से क्या होगा, ज़ोना पेलुसिडा उस पॉइंट पर डाइजेस्ट होने लग जाएगा, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज़ोना पेलुसिडा डाइजेस्ट होने लग जाएगा तो स्पर्म कहां पहुंचेगा भाई, ओवम तक पहुंच जाएगा। यानी कि अब ये ओवम है और ये मान लो ज़ोना पेलुसिडा था जो कि एक खास पॉइंट पर क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है। तो स्पर्म सेल अब यहां अंदर पहुंचकर किसके साथ टच हो रहा है, एग सेल के मेम्ब्रेन के साथ टच हो रहा है। ये है स्पर्म सेल और ये टच कहां हो रहा है, एग सेल के मेम्ब्रेन के साथ टच हो रहा है यहां पर। यानी कि एक्रोसोम रिएक्शन फिनिश हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है तो आप बताओगे कि स्पर्म सेल का ज़ोना पेलुसिडा के साथ अटैच होना और वहां पर अपने एंजाइम्स को रिलीज करना, ये पूरा प्रोसेस एक्रोसोम रिएक्शन कहलाता है। तो जब एक्रोसोम रिएक्शन हो गया, स्पर्म सेल जो है वो एग सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो चुका है, तो अब क्या होगा भाई, स्पर्म अपने कंटेंट्स को कहां रिलीज कर देगा, एग सेल के अंदर रिलीज कर देगा। जब स्पर्म अपने कंटेंट्स को रिलीज कर देगा एग सेल के अंदर, उसके बाद सबसे पहले क्या इंश्योर करना है कि कोई दूसरा स्पर्म सेल आकर एग सेल में अपने कंटेंट्स को ना डाल दे, ऐसा ना हो जाए, यानी कि पॉलीस्पर्मी ना हो, इसे इंश्योर करना है। तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए दो मैकेनिज्म्स होते हैं, एक है प्राइमरी ब्लॉक जिसे कि फास्ट ब्लॉक भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी ब्लॉक। ह्यूमन बीइंग्स के केस में सेकेंडरी ब्लॉक यानी कि कॉर्टिकल रिएक्शन को ही ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया है और हम लोग इसके बारे में ही ज्यादा डिटेल में जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्राइमरी ब्लॉक कैसे होता है। यह बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है एक इकाइनोडर्म सी अर्चिन में। देखते हैं यहां क्या होता है। तो देखो, जैसे ही स्पर्म सेल एग सेल के अंदर आया, वैसे ही जो एग सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर रैपिड डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि जो चार्ज है, ओवरऑल चार्ज जो है मेम्ब्रेन का, वो काफी तेजी से फ्लक्चुएट कर जाता है, और चार्ज में आने वाले इस चेंज की वजह से कोई दूसरा स्पर्म सेल नहीं एंटर कर पाएगा। स्पर्म सेल जो इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा तो इसे कुछ ऑप्टिमल एनवायरनमेंट चाहिए, और जब एग सेल के मेम्ब्रेन का रैपिड डिपोलराइजेशन हो जाता है तो वो ऐसा नहीं रह जाता है कि कोई दूसरा स्पर्म सेल उसके साथ फ्यूज हो सके। तो ये थी बात प्राइमरी ब्लॉक की, लेकिन इसे हम यहां नहीं देखने वाले। हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी ब्लॉक की। और सेकेंडरी ब्लॉक जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है उस प्रोसेस को कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। कैसे होता है भाई, तो आपने देखा कि स्पर्म सेल फ्यूज किया, अपने कंटेंट्स को अंदर डाला। अपने कंटेंट्स को जो अंदर डाला तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जैसे ही एग सेल के अंदर आते हैं तो वो क्या ट्रिगर करते हैं, कैल्शियम आयंस के रिलीज को। ध्यान रखना, ये कैल्शियम आयंस यहां पर बाहर से नहीं आ रहे हैं। कैल्शियम आयंस कहां से आ रहे हैं, तो एग सेल के अंदर ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टोर्ड रहते हैं, और उन कैल्शियम आयंस को ही ये खास प्रोटीन्स क्या करते हैं, रिलीज करवा। तो जब एग सेल के अंदर कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयंस का अमाउंट काफी तेजी से बढ़ जाता है, तो ये कैल्शियम आयंस किस चीज को ट्रिगर करवाएंगे भाई, कॉर्टिकल रिएक्शन को ट्रिगर करवाएंगे। और कॉर्टिकल रिएक्शन के साथ साथ किस चीज को ट्रिगर करवाए थे, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें जो मियोसिस सेकेंड को पूरा करना है उसको भी ये ट्रिगर करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे भाई, मियोसिस सेकेंड जो पूरा होना है उसकी कंप्लीशन को भी कौन ट्रिगर करवाएंगे, ये बढ़े हुए जो कैल्शियम आयंस हैं ये। तो ये मियोसिस सेकेंड हमारे काम का यहां नहीं है, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो कैल्शियम आयंस के इस बढ़े हुए लेवल से क्या ट्रिगर होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन ट्रिगर होगा। और कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो अपने सब्सटेंस को कहां जाकर रिलीज कर देंगे, पेरीवाइटलाइन स्पेस में जाकर रिलीज कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। ये देखो ज़ोना पेलुसिडा और ये
जो ग्रैन्यूल्स हैं ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये अपने सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं कहां, पेरीवाइटलाइन स्पेस में। और इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे किसमें, ज़ोना पेलुसिडा के प्रोटीन्स में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले उस डायग्राम के साथ भी बताया था कि ये एंजाइम्स जब पेरीवाइटलाइन स्पेस में आकर ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, ये ज़ोना पेलुसिडा के जो प्रोटीन्स थे उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देते हैं। और इन चेंजेस की वजह से ये ज़ोना पेलुसिडा अब ऐसा हो जाता है कि कोई भी स्पर्म सेल इसे भेद नहीं पाता है, ये इम्परमिएबल हो चुका है स्पर्म सेल्स के लिए। यहां तक हमने क्या सब देखा, हमने कैपेसिटेशन को समझा, फिर हमने एक्रोसोम रिएक्शन को जाना, और उसके बाद हमने जाना कि कैसे पॉलीस्पर्मी को अवॉइड किया जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू। अब इन सारी चीजों को एक डायग्राम के थ्रू हम फिर से रिकैप करते हैं, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं। देखो इस डायग्राम में जो फर्स्ट स्टेप है, यहां पर एक स्पर्म सेल ग्रैनुलोसा सेल्स को पार करता हुआ ज़ोना पेलुसिडा की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस स्पर्म सेल का ऑलरेडी कैपेसिटेशन हो चुका है। तो इसके बाद क्या होता है, ज़ोना पेलुसिडा तक पहुंचने के बाद स्पीसीज स्पेसिफिक चेकिंग होगी कि ये स्पर्म सेल अपनी ही स्पीसीज का है या नहीं। जब ये कंप्लीट हो गया तो ज़ोना पेलुसिडा को भेदता हुआ ये आगे बढ़ जाएगा, और आगे सब्सिक्वेंट स्टेप्स में ये एग सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर अपने कंटेंट्स को वहां रिलीज कर देता है। अब जैसे ही स्पर्म सेल का कंटेंट रिलीज हुआ इस एग सेल के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, एक खास प्रोटीन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस प्रोटीन की वजह से यहां पर कैल्शियम आयंस का रिलीज शुरू होता है, और जब कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एग सेल के अंदर तो कुछ इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स ट्रिगर होंगे भाई, सबसे पहले जो मियोसिस सेकेंड पूरा नहीं हुआ था वो मियोसिस सेकेंड अपने कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, और ये देखो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने जा रहा है। मियोसिस सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होगा यहां पर दो सेल्स बनेंगे, दो सेल्स तो बनते ही भाई, दो सेल्स बनेंगे। एक तो ये बड़ा वाला जो सेल आप देख रहे हो ये कौन सा सेल हो जाएगा भाई, ये जो सेकेंडरी oocyte था ये अब बन गया डेफिनेटिव oocyte या फिर डेफिनेटिव ओवम। और जो एक छोटा सा सेल बना वो है सेकेंड पोलर बॉडी। क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी। यहां एक पहला देख रहे हो आप, ये जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी है जो कि oogenesis के प्रोसेस में बना था। आपने oogenesis के प्रोसेस में देखा था फर्स्ट पोलर बॉडी को बनते हुए, और मैंने आपको वहां भी कहा था कि सेकेंड पोलर बॉडी तब बनेगा जबकि स्पर्म सेल आएगा और एग सेल के साथ फ्यूज होगा। तो यहां पर मियोसिस सेकेंड पूरा हो चुका, और मियोसिस सेकेंड के पूरा होने के साथ ही ये जो सेकेंडरी ओवम है ये डेफिनेटिव ओवम बन गया, और सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकाल दी गई। ये दोनों पोलर बॉडीज हमारे काम की है नहीं, हम यहां फोकस करेंगे। तो मियोसिस सेकेंड पूरा होने के साथ साथ एक और काम करवाएगा कैल्शियम आयन का ये बढ़ा हुआ जो कंसंट्रेशन है, ये क्या करवाएगा, तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को अपना काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जाएंगे कहां, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और यहां आकर अपने कंटेंट्स को रिलीज कर देंगे कहां, पेरीवाइटलाइन स्पेस में। और जब ये कंटेंट्स यहां पर पेरीवाइटलाइन स्पेस में आ जाएंगे तो ये कंटेंट्स, ये जो एंजाइम्स है ये क्या करेंगे, इस ज़ोना पेलुसिडा के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस कर देंगे कि अब कोई नेक्स्ट स्पर्म अगर चाहे इसके अंदर आने के लिए तो वो नहीं आ पाए, यानी कि ज़ोना पेलुसिडा को इम्परमिएबल बना देंगे। तो अब तक आपने कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब हमें यह जानना है कि जेनेटिक मटेरियल्स कैसे मिक्स होते हैं। यहां देखो आप, एक न्यूक्लियस ये है जिसमें कि हम मान लेते हैं कि फीमेल वाला है ये, और ये फीमेल क्रोमोसोम यहाँ है, मैटरनल क्रोमोसोम है, और ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम्स होंगे भाई, 23 इसके अंदर होंगे, 23 इसके अंदर होंगे, बट यहां पर क्लियर रखने के लिए डायग्राम को सिर्फ एक को दिखाया गया है। समझो मेरी बात, हम एक एक लेकर के ही चलेंगे। आप मान लेना कि 23। तो ये जो न्यूक्लियस है इन्हें यहां हम कहेंगे प्रो न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, अब इस स्टेज में आकर हम प्रो न्यूक्लियस कहेंगे। तो एक जो है ये क्या है भाई, फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, और दूसरा जो है वो मेल प्रो न्यूक्लियस है। अब ये दोनों प्रो न्यूक्ली एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे लेकिन फ्यूज नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्ली हैं वो फ्यूज नहीं करते हैं। अब तक आपने बचपन से अब तक ये जाना था कि जो न्यूक्ली होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के केस में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, चलो आगे देखते हैं। देखो इस डायग्राम में जो ये पहला हिस्सा इस डायग्राम का, यहां पर आपके सामने क्या है, एक ये देखो ये ज़ोना पेलुसिडा है, ये जो है ये पूरा एग सेल है, इसके अंदर ये जो प्रोन्यूक्लियस है ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, और
ये जो प्रोन्यूक्लियस है ये मेल प्रोन्यूक्लियस है, जो कि अभी अभी आया है कहां से, स्पर्म सेल के साथ आया है। और स्पर्म सेल से ये क्या आया भाई, ये सेंट्रियोल है। क्या है, सेंट्रियोल है। आपको याद होगा स्पर्म के स्ट्रक्चर में, रिकॉल करो स्पर्म के स्ट्रक्चर को, हमने देखा था वहां पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल था। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था ना, वो यहां पर स्पर्म के कंटेंट्स के साथ एग सेल के अंदर आ जाता है। क्या करेगा ये, हम आगे देखेंगे। तो देखो, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर ये मैटरनल क्रोमोसोम है और मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। अब क्या होता है भाई, आपने माइटोसिस पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ना। तो अब ये जो सेल है ना, ये प्रिपेयर करेगा खुद को फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के लिए, यानी कि जाइगोट जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, अब वो टू सेंड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेगा और सिंपल माइटोसिस होगा। अगर आप माइटोसिस को जानते हो तो आपको यहां बहुत क्लियरली बातें समझ में आएंगी। देखो, माइटोसिस में क्या होगा, एस फेज में डीएनए डबल होगा। तो डीएनए का अमाउंट इन दोनों न्यूक्ली के अंदर क्या होगा, डबल होगा। देखो, यहां पर सिंगल डीएनए था इनके अंदर और अब यहां पर क्या हो गया है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। अब ये सब मेटाफेज की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैं यहां पर पूरी माइटोसिस नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं स्टेप्स को स्किप कर रहा हूं। माइटोसिस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि वहां पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो यहां हमारे काम की जो स्टेप्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं स्टेप्स की बात करेंगे। अब आपको पता है कि सेल को डिवाइड करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स कहां से बनेंगे भाई, सेंट्रोजोम के पास से बनेंगे। और यहां पर वो सेंट्रोजोम वाला जो स्ट्रक्चर है जिससे बनेगा, वो किससे बनेगा, सेंट्रियोल से। और सेंट्रियोल तो एक ही आया था, लेकिन एस फेज के दौरान ये सेंट्रियोल भी क्या करेगा, दो हो जाएगा। तो अब दो सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट हैं और दोनों अलग अलग एंड पर जा चुके हैं। मेटाफेज आते आते क्या होगा, दोनों सेंट्रोजोम दोनों एंड्स पर हैं और स्पिंडल फाइबर्स अच्छी तरीके से क्रोमोसोम्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और देखो, ये मैटरनल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। दोनों यहां पर पूरी तरह से अलाइन हो चुके हैं और स्पिंडल फाइबर यहां पर अटैच हो चुके हैं। अब क्या होगा भाई, स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगे इन्हें अपनी अपनी तरफ और फाइनली सेल डिवाइड कर जाएगा। कैसे डिवाइड किया भाई, ये देखो, एक सेल ये और दूसरा सेल ये। अब दोनों सेल के अंदर जो इनके अपने अपने न्यूक्लियस हैं, उनमें हम ध्यान दें तो देखो, इसके अंदर ये है मैटरनल क्रोमोसोम, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, ये है मैटरनल क्रोमोसोम और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। इस तरीके से हमने देखा कि अब जो भी सेल्स बनेंगे, यहां तो दो सेल्स बन चुके हैं, इन दोनों के अंदर मैटरनल और पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम्स हैं। अब इन दोनों से भी जितने भी नए सेल्स बनेंगे, उन सबके अंदर मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम्स की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई, जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग हो गई। चलो मैं फिर से इस सारे प्रोसेस को एक बार रिकैप कर देता हूं। हमने क्या देखा कि स्पर्म सेल्स का कैपेसिटेशन हुआ, फिर एक्रोसोम रिएक्शन हुआ, फिर स्पर्म सेल फ्यूज करके पहुंच गया एग सेल के अंदर, अपने कंटेंट्स को रिलीज कर दिया। एग सेल के अंदर जैसे ही वो अपने कंटेंट्स को रिलीज किया, क्या हुआ, एग सेल मियोसिस सेकंड को पूरा कर लिया और उसके साथ साथ कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, जिससे कि कोई नया स्पर्म अब अंदर ना आ जाए, उसे प्रिवेंट करने में मदद मिले। अब अंदर क्या हुआ, ये दोनों प्रोन्यूक्ली आपस में फ्यूज नहीं कर गए, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सेल जो है पूरा का पूरा, वो अब नेक्स्ट डिवीजन के लिए क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। तो बिल्कुल वही सब होगा जो होना था। जो इन्वेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, दोनों का इन्वेलप खत्म होगा और यहां पर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स पूरी तरह से अटैच हो जाएंगे यहां पर स्पिंडल फाइबर्स के साथ। यहां पर डिवीजन पूरा होगा, दो नए सेल्स बनेंगे और दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को काफी डिटेल में समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस, ये पूरी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो आगे अब देखते हैं इम्प्लांटेशन को, छोटा सा हिस्सा है वो। देखो, इस डायग्राम में यहां पर ओव्यूलेशन हुआ, स्पर्म सेल्स आए, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्स्ट क्लीवेज हुआ, जिससे कि एम्ब्रियो का टू सेल्ड स्टेज बन गया। यहां तक तो हमने देखा ही था। अब क्लीवेज होता जाएगा, सेल्स की संख्या बढ़ती जाएंगी और ये जो मास है, ये जो एम्ब्रियो है, ये आगे बढ़ता जाएगा। 8 सेल से 16 सेल वाला जो स्टेज है वो मॉरुला कहलाता है। फिर ये और आगे बढ़ेगा, डे 5 से डे 8 के बीच जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और आपने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है और अंदर एक इनर सेल मास होता है। ट्रोफोब्लास्ट ये जो हिस्सा है, बाहरी लेयर, यहां पर कुछ विल्लेई बनती है, जिसे कि हम ट्रोफोब्लास्ट विल्लेई या फिर कोरियोनिक विल्लेई कहते हैं।
इन विलेई के हेल्प से ये क्या होता है, अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम में, और फिर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं वो धीरे धीरे इसे अपने अंदर कवर कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा यहां पर, इम्प्लांटेशन का। तो इम्प्लांटेशन कहां हुआ भाई, एंडोमेट्रियम में हुआ। इस तरह से हमने इम्प्लांटेशन के भी पूरे प्रोसेस को समझ लिया। आई होप ये पूरा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे जरूर पूछ लो। खास करके जो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, वो आप समझ जाएं, ये बहुत जरूरी है। और उसको समझने में कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।